बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है क्लास 10 मैथमेटिक्स 18.2, यानी कि जो मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 था उसकी हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। और हम टॉपिक हमारा क्या है, वेरिएशन, यही चैप्टर का नाम था। जो 18.1 इज अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम मेन टॉपिक कवर कर रहे हैं, वेरिएशन। तो व्हाट इज कॉल्ड वेरिएशन, ये होती क्या है असल में। यहाँ पे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन, जो भी लॉज वगैरह हम पढ़ते हुए आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे कैसे क्वांटिटी आपस में रिलेट करती हैं और किस तरीके से हम कांस्टेंट की वैल्यू को निकालते हैं लॉज के अंदर, वो हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर भी। ठीक है। अब मैं कुछ मिसाल देता हूँ। वैसे कि हम लोगों ने काफी लॉज पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी। ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जैसे बॉयस लॉ है, चार्ल्स लॉ है, या फिर हुक्स लॉ है। ठीक है, मैं मिसाल हुक्स लॉ की। ठीक है। हुक्स लॉ आप लोगों ने क्लास 9 की फिजिक्स में पढ़ा हुआ था। हुक्स लॉ कहता है कि मेरे पास कोई भी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में जो फोर्स अप्लाई करूंगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। यानी कि जितनी ज्यादा मैं फोर्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगा वो ज्यादा स्ट्रेच करेगा, वो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। और जब भी मैं ये साइन हटाऊंगा प्रोपोर्शनल का तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर वो कांस्टेंट के बराबर था। ठीक है। और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट कैसे निकलता है, ये क्वांटिटी कैसे वेरी कर रही है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करा के रिवाइज करवा दूं कि दो क्वांटिटी अगर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज मैं एक क्वांटिटी में लाऊंगा दूसरी क्वांटिटी में वही चेंज आएगा। यानी कि अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, अगर मैं फोर्स को कम करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी। तो यहाँ वी कैन से कि दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या अगर हम बात करते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो वो अबाउट एक्सीलरेशन है। ये एक्सीलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो जितना ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूंगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट ज्यादा करेगा एक्सीलरेट। फोर्स की वैल्यू को मैं कम कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट कम करेगा एक्सीलरेट। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट के जो एक्सीलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इनको लिखने का तरीका है। अगर दो क्वांटिटी एग्जैक्टली आमने सामने लिखी हुई है तो वो आपस में डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है। ठीक है। यानी कि एक क्वांटिटी को वेरी करने से दूसरी क्वांटिटी में क्या फर्क आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है। अब यहाँ पर ए जो है ना वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दो क्वांटिटी आपस में इनवर्स वेरिएशन में है तो अगली क्वांटिटी को हम 1 अपॉन करके लिखेंगे, यानी कि नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन और मास आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन के अंदर है। एंड वी कैन सी दैट कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को बढ़ा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट कम करेगा एक्सीलरेट, मास को हम कम कर देंगे तो ऑब्जेक्ट करेगा ज्यादा एक्सीलरेट। तो जो एक्सीलरेशन है वो 1 अपॉन यानी कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्हें कंबाइन कर देंगे तो ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। और यहाँ पर भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पे उसे हमने के बोल दिया। ठीक है। और यहाँ पर के की वैल्यू हम लोगों ने 1 ले ली थी, यानी कि सेकंड लॉ के अंदर। वरना आमतौर पे कांस्टेंट की कोई ना कोई अलग वैल्यू आती रहती है। जैसे कि हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो कहता है कि अगर कोई भी दो बॉडीज हैं, ठीक है, तो वो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स मौजूद है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो दोनों बॉडी के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है कैपिटल जी। तो ये कांस्टेंट कहाँ से आता है, इसकी वैल्यू कहाँ से निकलती है, थ्रू ऑब्जर्वेशन। यानी कि जब भी मैं दो क्वांटिटी को रिलेट करता हूँ कि एक क्वांटिटी के चेंज करने से अगली क्वांटिटी में क्या फर्क आएगा, तो कोई ना कोई कांस्टेंट भी लाजमी आता है। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थ्रू ऑब्जर्वेशन। असल में हो क्या रहा है, यानी कि जब मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूँ, मास तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ठीक है, किस फैक्टर से बढ़ रहा है, तो वो फैक्टर कहलाता है हमारा कांस्टेंट। अब मैं एक बहुत ही कॉमन से एग्जांपल लेता हूँ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के अलावा कॉमन से एग्जांपल लूंगा, आपको समझाऊंगा कि इस तरीके से हम कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है। हम एक नई विंडो ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वो दो क्वांटिटी कोई सी भी हो सकती है। ठीक है। फर्ज करें कि मैंने 12 अंडे खरीदे, कितने के, 240 के। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अंडों की क्वांटिटी डबल कर दूंगा तो रेट बढ़ जाएगा, कम कर दूंगा तो रेट कम हो जाएगा। यानी कि फर्ज करेगा मैं बजाय 12 के 24 अंडे लूंगा। ठीक है। यानी कि जब मैंने अंडों की क्वांटिटी बढ़ा दी तो कितना हो जाएगा रेट, 480 रुपीज हो जाएगा। 240 से बढ़कर 480 हो गया। ठीक है। और अगर मैं अंडों की क्वांटिटी कम कर दूं, 12 अंडे 240 के थे, 6 अंडे कितने के होंगे, जब मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा तो रेट कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 से कम हो गया, हो जाएगा ये 120। ठीक है। तो यहाँ पर मैं तमाम क्वांटिटी की एग्जैक्टली वैल्यू को भी लिख रहा हूँ। ठीक है।
जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट, कितनी फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट मैंने कभी शो नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू को शो कर रहा हूँ। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ एक्स या फिर क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है प्राइस की। यानी कि हमारा एक वेरिएबल है एक्स की क्वांटिटी या नंबर ऑफ एक्स, और दूसरा वेरिएबल है प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम करूंगा तो प्राइस कम होगी, ठीक है। यानी कि दोनों क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर है, ठीक है। और जब मैं साइन हटाऊंगा प्रोपोर्शनल का तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यानी कि नंबर ऑफ एग इक्वल टू एनी कांस्टेंट इनटू प्राइस, ठीक है। यानी कि जब मैं साइन को हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब मैंने प्रैक्टिकल वैल्यू ले ली, यानी कि जब अंडे, यानी कि तीनों में से कोई भी फिगर ले लेंगे, जब अंडे 6 थे तो कितनी कीमत थी, कितनी प्राइस थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स की और प्राइस की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एक्स की वैल्यू कितना पुट किया, 6 पुट कर दिया, तो 6 इक्वल टू के इंटू प्राइस। प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया। अब मैं सॉल्व करके के की वैल्यू को निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो 6/120 इट इज इक्वल टू के। अच्छा, डिवाइड करेंगे, 6 × 6, 6 × 12 और 0 20, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो इस वाले रिलेशन में के की वैल्यू कितनी आ गई है, 120। तो यानी कि अब मुझे कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, देन आई कैन से कि जो नंबर ऑफ एग्स हैं, नंबर ऑफ एग्स, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/20 टाइम्स ऑफ प्राइस। यानी कि ये प्राइस का 1/20 टाइम, यानी कि ये वो फैक्टर था। अगर मैं नंबर ऑफ एग को बढ़ाऊंगा 1, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद जाके प्राइस बढ़ेगा, कि कितना प्राइस बढ़ेगा। फर्ज करें कि अगर 12 अंडे 12 रुपए के ही होते और 6 अंडे 6 रुपए के ही होते तो के की वैल्यू 1 आती, ठीक है। यानी कि जो चेंज मैं ला रहा हूं तो अगली क्वांटिटी में बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, किस फैक्टर से बढ़ेगा, तो वो फैक्टर हमारा कहलाता है के। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितना की 1/20 आ गई। तो ये मेरे पास तक रिलेशन है, यानी कि नंबर ऑफ एक्स जो है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/20 टाइम्स ऑफ द प्राइस, ठीक है। अब फर्स्ट करके मुझसे कहते हैं मुझे एक बात तो बताओ, अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं, ये एक काम करते हैं। अच्छा, फर्स्ट करें कि मेरे पास से 1920 रुपीज, अगर मेरे पास इतने रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 1920 रुपीज, तो इतने पैसों के कितने अंडे आएंगे, तो मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ एग को निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एग इक्वल टू 1/20 × 1920, ठीक है। 0 से 0 कट गया, और 192/2, ठीक है। तो 2 9 द 18 और 2 6 द 12, यानी कि 96x, आई कैन बाय 96x इफ आई हैव 1920 रुपीज। कितने अंडे आ जाएंगे हमारे पास, 96x आ जाएंगे, ठीक है। इन द सेम वे, अगर मुझे पता करना हो कि मुझे बता कि 200 अंडे लेने, कितने के मिलेंगे, तो यहाँ पे पुट करूंगा 200, तो प्राइस की वैल्यू निकल आएगी। तो ये मैंने एक बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल दी थी, किस तरीके से एक क्वांटिटी दूसरे को वेरी कर रही है, हम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, बाद में कोई भी एक अननोन हो और एक नोन हो तो उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हर सवाल में तक हमने सही सेम काम करना है, ठीक है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन 18.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नई फाइल ले लेते हैं हम जी। अच्छा, सवालात की तरफ आते हैं। पहला सवाल, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी कि y कोई भी क्वांटिटी है, कैन बी फोर्स, स्पेन, एक्सीलरेशन, और x कोई भी क्वांटिटी है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली वेरी कर रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली वेरी कर रही हो तो उसे कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यानी कि y जो है वो x से डायरेक्टली वेरी कर रही है। अगर इनवर्सली कर रही होती तो 1/x लिखते, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टली वेरी कर रही है, ठीक है, सही है। और मुझे y और x दोनों की वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो असल में जब दोनों की वैल्यू मालूम होगी तो पुट करके मैं निकालूंगा k, ठीक है। उसके बाद मुझे मतलब ये कि एक तो निकालना रिलेशन y इन टर्म ऑफ x, ठीक है। और पार्ट 2 और 3 के अंदर मुझे निकालना है कि y क्या होगा जब x 6 हो, और x क्या होगा जब y 15 हो। जरा सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले y जो है वो x से डायरेक्टली वेरी कर रही है,
तो y की वैल्यू कितने बार हो जाएगी, इट इज इक्वल टू k इंटू एक्स। के कोई भी कांस्टेंट था, इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, मुझे शुरू में y और x दोनों की वैल्यू मालूम है, तो जब मैं दोनों की वैल्यू को पुट करूंगा तो मुझे कांस्टेंट k की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्या क्या है, y tan x3। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 3 इन अबव। ठीक है, तो y इक्वल टू, सॉरी y तो पुट करना है ना, यानी कि 10 इक्वल टू k इंटू 3। अब 10/3 इक्वल टू के, या फिर k इक्वल टू 10/3, मुझे k की वैल्यू मालूम हो गई। अब k की वैल्यू को वापस मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा, पुट वैल्यू ऑफ k और अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या बन गया बस y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कितना आ गया, 10/3 इंटू एक्स। तो ये मेरे पास y और x का आ गया रिलेशन। इसे मैं इक्वेशन ए का नाम दे दूंगा या 2 का नाम दे दूंगा, जो हमारी मर्जी है। मैंने यहाँ पे इसे इक्वेशन ए का नाम दे दिया। तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया कि मुझे y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x यानी कि उसका रिलेशन निकालना है, या y की वैल्यू टर्म ऑफ x निकालनी है। ठीक है, तो ये रिलेशन यानी कि इक्वेशन आ गई है। अच्छा, पार्ट 2, y क्या होगा जब x 6 हो। अब जैसे जो एग वाली मिसाल थी, जब मुझे एग की क्वांटिटी और प्राइस मैंने दोनों पुट किए तो k निकल आ गया। ठीक है, अब जब k निकल गया तो मैंने रिलेशन बनाया एग की क्वांटिटी का प्राइस का। ठीक है, अब मैं किसी भी एक अननोन से दूसरा अननोन निकाल सकता हूँ, यानी किसी भी एक गिवन क्वांटिटी से दूसरी अननोन क्वांटिटी को निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब पार्ट 2 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि y निकालो जब x 6 हो। तो इक्वेशन ए में हम पुट कर देंगे x की जगह 6, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो y इक्वल टू 10/3 इंटू 6, 3 1 3, 3 2 6, तो कितना होता है y इक्वल टू 20, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू 20 आ गई। ये मेरा पार्ट 2 था। ठीक है, ये मेरा पार्ट 2 था। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, पार्ट 1 सॉल्व किया। अब मैं पार्ट 3 सॉल्व करता हूँ। x निकालो जब y की वैल्यू 15 है, तो इक्वेशन ए के अंदर हम पुट कर देंगे y की वैल्यू 15, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, y की जगह 15, 15 इक्वल टू 10/3 इंटू एक्स, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू एक्स। ठीक है, 5 3 द 15, 5 2 द 10 और 9/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2 आ गई। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। तो हमारे पास हर सवाल के अंदर किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिया होगा, वो आपस में डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है, या फिर वो इनवर्स वेरिएशन के अंदर है, उसे हम लिखेंगे। तो पार्ट 1 में क्या था कि y जो है ना वो x के डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया। अच्छा, शुरू में मुझे दोनों की वैल्यू मालूम होगी, जिसे पुट करके मैं निकालूंगा k की वैल्यू, और k की वैल्यू को वापस यहाँ पुट करूंगा तो ये मेरे पास y और k की आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, जिससे मैंने a का नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि हर सवाल में मुझे क्या गिवन होगा, दो क्वांटिटी है वो आपस में किस वेरिएशन में है, डायरेक्ट या फिर इनवर्स। ठीक है, तो यहां से निकालूंगा मैं रिलेशन, यानी कि y इक्वल टू के एक्स। अब मुझे k की निकालनी वैल्यू, तो मुझे पहले पार्ट के अंदर दोनों की वैल्यू गिवन होगी, मैं दोनों की वैल्यू को पुट करूंगा 1 के अंदर तो k निकल आएगा। अब बाद में k की वैल्यू को वापस 1 के अंदर पुट करूंगा तो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x इक्वेशन निकल आएगी, इससे मैं a का नाम दे दूंगा। उसके बाद बाकी पार्ट में y और x दोनों में से कोई भी एक मालूम होगा और दूसरा वाला मालूम करना होगा। तो पार्ट 2 में x 6 था, y मालूम करना था, और पार्ट 3 में y 15 था और मुझे x मालूम करना था। तकरीबन हर सवाल से कुछ सेम पैटर्न पर सॉल्व होंगे। जरा हम चेक कर लेते हैं आंसर को, आंसर हमारे ठीक आए कि नहीं आए। जी, y इक्वल टू 10/3 ये क्वेश्चन आ गई, 20 और 9/2। ठीक है, हमारे सारे आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो V कैन बी वॉल्यूम एंड T कैन बी टेम्परेचर, लास्ट में कि यही हो, माने कि कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, तो मुझे गिवन है कि V T की प्रोपोर्शनल है, और मुझे V और T दोनों की वैल्यू मालूम है, तो पहले मैं दोनों की वैल्यू से K निकालूंगा। ठीक है,
उसके बाद जाके कोई भी एक वैल्यू मालूम होगी और दूसरी वाली वैल्यू मालूम करनी होगी। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है और वेरिएबल का फर्क है। यहाँ पे y था, यहाँ पे कैपिटल V है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कैपिटल T है। ठीक है, तो v प्रोपोर्शनल है t के। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, नई फाइल ले लेते हैं। जी, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास क्या है, v जो है वो t के प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले हम हटाएंगे साइन प्रोपोर्शनल का, तो यहाँ पे कांस्टेंट किया जाएगा v इक्वल टू के टी। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, अच्छा मुझे पहले v और t दोनों की वैल्यू गिवन है। ठीक है, v15 और t24। तो पुट v इक्वल टू 15 एंड t इक्वल टू 24 इन अबव, जो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा 15 इक्वल टू के इंटू 24। ठीक है, अब ये 24 के से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहां पे हो जाएगा डिवाइड, तो 15 अपॉन 24 इक्वल टू के। ठीक है, अब 3 5 द 15 और 3 8 द 24, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन 8 आ गई। अच्छा, अब के की वैल्यू को वापस 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ के और अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 5/8 टाइम्स ऑफ t। यानी कि मैं जो भी v के अंदर चेंज लाऊंगा t के अंदर वो 5/8 टाइम्स से होकर चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया v और t का रिलेशन। ठीक है, अच्छा ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। बाकी तमाम पार्ट में v और t में से कोई सी भी एक वैल्यू दी हुई होगी और बाकी दूसरी वैल्यू मालूम करनी होगी। लेट्स सी, पार्ट 1 सॉल्व हो गया। द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। पार्ट 2, v व्हेन t इक्वल टू 30। ठीक है, तो पार्ट 2 में पुट t इक्वल टू 30 इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो v कितना आ जाएगा, 5/8 इंटू 30। सॉल्व करेंगे, 2 4 द 8, 2 15 द 30, 15 5 द 75, तो कैपिटल भी कितना हो जाएगा, 75/4। ये मेरे पास दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट, टी निकालें जब v की वैल्यू 10 हो। जब v की वैल्यू 10 पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर, पुट v इक्वल टू 10 इन इक्वेशन ए। राइट, तो v इक्वल टू 10, तो v तो 10 पुट करना है। ठीक है, तो 10 इक्वल टू 5/8 इंटू टी। अब ये 8 10 से हो जाएगा मल्टीप्लाई और 5 हो जाएगा डिवाइड, और ये वैल्यू बराबर होगी टी के। 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो टी कितना हो गया, 8 2 द 16। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, तकरीबन तमाम सवाल ऐसे ही होंगे। मुझे दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिया हुआ होगा, यानी कि या तो वो डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है या फिर वो इनवर्स रिलेशन के अंदर है। ठीक है, साइन को हटा के मैं कांस्टेंट के पुट कर दूंगा। अच्छा, शुरू में मुझे तमाम की वैल्यू मालूम होगी, यानी कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू मालूम होगी, तो उसके जरिए मैं कांस्टेंट निकाल के इक्वेशन ए निकाल लूंगा। यानी कि ये दोनों वेरिएबल की इक्वेशन है जो आपस में कनेक्ट कर रही है। उसके बाद कोई भी एक मालूम होगा और दूसरे वाला मालूम करना होगा, तकरीबन हर सवाल में सेम मेथड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इफ u इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v, यानी u जो है ना v नहीं बल्कि v के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा होता है, यानी कि जैसे फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो अगली क्वांटिटी कैन बी इन स्क्वायर, कैन बी इन क्यूब, कैन बी स्क्वायर रूट, कैन बी क्यूब रूट, कुछ भी पॉसिबल है। तो हमारे पास दो वेरिएबल है u और v, और u जो है वो v के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है। तो एग्जैक्टली सेम काम ही करना है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे क्या गिवन है कि u जो है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ b। ठीक है,
तो u इक्वल टू के इंटू क्यूब रूट ऑफ पी। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। मुझे शुरू में दोनों वेरिएबल की वैल्यू मालूम होगी, जिससे मैं क्या निकालूंगा, के निकालूंगा, ऐसा ही है ना। ठीक है, u4 है और v64 है, पुट कर देते हैं। पुट u इक्वल टू 4 एंड v इक्वल टू 64 इन अबव। जब पुट करेंगे तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 इक्वल टू के क्यूब रूट ऑफ 64। अच्छा, 64 का क्यूब रूट 4 होता है। 4 4 16 बिल्कुल सही है, सही, ठीक है। तो 4 इक्वल टू के इंटू 64 का क्यूब रूट 4 हो गया। ठीक है, ये वाला 4 वहां पे डिवाइड हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब के की वैल्यू को वापस कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुट द वैल्यू ऑफ के और पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जब पुट करेंगे तो u इक्वल टू के की जगह 1 आ गया, तो u इक्वल टू सिंपली क्यूब रूट ऑफ v। 1 को रखने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरे पास u और v के बीच में इक्वेशन आ गई, जो कि आपस में कनेक्ट कर रही है। और इससे मैं इक्वेशन ए का नाम दे दूंगा। तो एग्जैक्टली सेम मेथड है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब बाद में इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू मालूम होगी, किसी दूसरे की वैल्यू करनी होगी। लेट्स सी आगे क्या पूछा गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मतलब है कि जो हर सवाल में पार्ट पर होता है कि इक्वेशन को निकाले, यहाँ पूछा नहीं करके निकालना तो फिर ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। u की वैल्यू निकाले जब v 216 है। सॉल्व करते हैं। v 216 है, तो पुट v इक्वल टू 216 इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो u इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216। तो 216 का क्यूब रूट क्या होता है, आई थिंक 6 होता है ना। टाइप भी कर लेते हैं। 6 × 6 × 6 216। ठीक है, तो u का आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला पार्ट क्या है हमारे पास, v की वैल्यू निकाले जब u 5 है। अब u को 5 पुट करना है। ठीक है, पुट u इक्वल टू 5 इन इक्वेशन ए। तो v कितना आ जाएगा, ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, u इक्वल टू, ये 5 है, 5 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, या फिर क्यूब रूट ऑफ v इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे लिखा होता है स्क्वायर रूट। अच्छा, ये v है, 5 नहीं है। क्यूब रूट ऑफ v इक्वल टू 5। ये v का क्यूब रूट है, v नहीं है, मुझे v निकालना है। अगर यहाँ पे लिखा होता है स्क्वायर रूट ऑफ v और मुझे v निकालना हो तो मैं स्क्वायरिंग कर देता। यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है, तो मैं क्यूबिंग कर दूंगा, लिखूंगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जी, तो v के क्यूब रूट का क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब। तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो खाली v बच गया, तो v इक्वल टू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। अच्छा, u 6 आ गया और v 125। आंसर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, u 6 आ गया और v 125। ठीक है, ये दो दो आंसर क्यों, अच्छा हाँ, मतलब है कि जब वो गिवन नहीं था ना, सही है। अच्छा, हमारे इससे जो पहले क्वेश्चन के आंसर थे वो भी मेरे साथ में 75.4 और 16 ही आया था, मैं चेक नहीं किया था, लेकिन यही आंसर था आई थिंक। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। इफ f वेरीज डायरेक्टली एस एम क्यूब, यानी कि f जो है वो m क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले f और m दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, फिर बाद में जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड था वो हम निकाल लेंगे। सेम मेथड है, f m क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फोर्स जो है वो मास के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या पता ये एफ फोर्स हो और एम मास हो, लाजमी नहीं कि ऐसा ही है, बस वेरिएबल है हमारे। ठीक है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे लिए खाली वेरिएबल है। अच्छा, तो एफ इक्वल टू के इंटू एम क्यूब।
इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ठीक है, पहले मुझे एफ और एम दोनों मालूम होंगे। ठीक है, M3F81, put F equal to 81 and M equal to 3 in above। तो 81 इक्वल टू के इंटू 3 का क्यूब। तो 81 इक्वल टू के इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 81/27 इक्वल टू के। हाँ भाई, 9 9 द 81, 9 3 द 27, 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई 3। अब इस वैल्यू को वापस वन में पुट कर देंगे, तो पुट अबव वैल्यू इन 1। तो मेरे पास एफ कितना आ जाएगा? एफ इक्वल टू 3 × m³ तो ये मेरे पास फोर्स और मास का रिलेशन आ गया, यानी कि एफ और कैपिटल एफ और स्मॉल एम का। ठीक है, इससे मैं इक्वेशन ए का नाम दे दूंगा। अब मुझसे क्या पूछा गया है भाई? एफ निकाले जब M5 है, तो M5 को पुट कर देंगे इक्वेशन ए के अंदर। पुट M इक्वल टू 5 इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो F इक्वल टू 3 × 5 का क्यूब। M की जगह 5, 5 का क्यूब। तो F कितना आ जाएगा? 3 × 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। और 125 × 3 का आंसर आ जाएगा 375। तो ये मेरे पास F की वैल्यू आ गई 375, और ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। लेट्स सी द आंसर। आंसर है हमारे पास नीचे 375, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 5 सॉल्व करते हैं। 5। अच्छा, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो y इक्वल टू के इंटू 1/x या फिर k/x। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे y और x दोनों की वैल्यू मालूम होगी, तो k निकल आएगा। ठीक है, अच्छा, y 10 है और x 3 है। ठीक है, ये रहा y 10 और x 3, पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 10 and x इक्वल टू 3 इन अबव। तो 10 इक्वल टू k/3। तो k बन जाएगा 10 × 3। तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। k कितना आ गया? 30 आ गया। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ k और पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो तरीका हमारा एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे फर्क क्या था कि ये क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैंने इस साइन को हटा के कांस्टेंट लगा दिया, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। दोनों वेरिएबल की वैल्यू को पुट किया तो के निकल आया, के को 1 में पुट किया तो इक्वेशन आ गई वाई और एक्स की। ठीक है, तो वाई इक्वल टू के की जगह 30/x। तो ये मेरे पास y और s का रिलेशन आ गया, इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब रिक्वायर्ड क्या है? लेट्स सी। ठीक है, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे x की वैल्यू 10 को पुट करना है अबव इक्वेशन के अंदर। पुट x इक्वल टू 10 इन अबव इक्वेशन या इक्वेशन में। y इक्वल टू 30/10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई जब s कितना था? 10 था। y 3 आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5 था। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6,
द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज यूनिवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। किसी भी गैस का वॉल्यूम जो वो प्रेशर के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे लिए कैपिटल V और कैपिटल P दे आर जस्ट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, वो वाला बात उन्होंने बता भी दिया कि यहाँ पे कैपिटल V वॉल्यूम है और कैपिटल P प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, तो ये रिलेशन था। स्टार्टिंग में मुझे V और P दोनों की वैल्यू मालूम है, उससे मैं K निकालूंगा और फिर बाद में जब इक्वेशन आ जाएगी तो बाद में मैं V की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो P की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सेम मेथड है। अच्छा, इक्वेशन कैसे बनेगी? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। ये मेरे पास बताएंगे रिलेशन, ठीक है। यानी कि ये क्या बन गई? वेरिएशन बन गई। और यहाँ पे v इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट पी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब पहले मैं v और p दोनों की वैल्यू पुट करूंगा तो k आएगा। दोनों की वैल्यू क्या गिवन है? 12 v12 p9। पुट v इक्वल टू 12 एंड p इक्वल टू 9 इन अबव। तो कैपिटल v, सॉरी v की जगह 12 पुट करना है ना। तो 12 इक्वल टू k अपॉन रूट ऑफ 9। बंदे का 12 इक्वल टू के अपॉन रूट ऑफ 9 3 हो जाता है। 12 इंटू 3 इक्वल टू के। तो के कितना आ जाएगा? 36, ठीक है। अब इस वैल्यू को वापस 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ के और पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? v इक्वल टू के की जगह 36 अपॉन रूट ऑफ p। अब ये हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर की इक्वेशन आ गई जो कि आपस में कनेक्ट कर रही हैं। कांस्टेंट 36 के बराबर था, इसे मैं इक्वेशन ए का नाम दे दूंगा, ठीक है। नाम अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं, कोई एक ये दे दे, आप 2 दे दें, डजंट मैटर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड p व्हेन v इक्वल टू 4। तो v इक्वल टू 4 को पुट करना है। पुट v इक्वल टू 4 इन अबव, क्या इक्वेशन है? इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो 4 इक्वल टू 36 अपॉन रूट ऑफ पी। तो रूट ऑफ पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हम 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू रूट ऑफ पी इक्वल टू 36। अब 4 रूट ऑफ पी से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो रूट ऑफ पी इक्वल टू 36 अपॉन 4। 4 9 दा 36। तो रूट ऑफ पी कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। तो ये रूट ऑफ पी है, रूट नहीं है, ठीक है। अगले स्टेप में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी, उसके अगले स्टेप में मैं स्क्वायरिंग कर लूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो रूट ऑफ पी का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 81 आ गई। अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। पी कितना आ गया? 81 आ गया। पी 81 है जब पी की वैल्यू 4 पुट की है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फोर्स कैपिटल एफ आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले एफ और आर दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे इनकी इक्वेशन आ जाएगी फिर। अब यहाँ पे दो पार्ट है, ठीक है। एफ निकालो जब आर 5 है, या फिर आर निकालो जब एफ 24 है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। पहले दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो के आ जाएगा, ठीक है। एफ 8 है और आर 2 है। पुट एफ इक्वल टू 8 एंड आर इक्वल टू 2 इन अबव, ठीक है। तो 8 इक्वल टू के अपॉन 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब 4 हम कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू के। तो के कितना आ जाएगा मेरे पास? 32 आ जाएगा, ठीक है। अब के की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे 1 के अंदर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ के और पुट अबव वैल्यू इन 1।
ठीक है, तो एफ कितना आ गया हमारे पास, के की जगह 32 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ए। अब हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। दो पार्ट है ना इसके। एफ निकालो जब आर 5 है, आर कितना है 5, तो पुट आर इक्वल टू 5 इन ए। तो एफ इक्वल टू 32 अपॉन 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, तो एफ कितना आ गया 32 अपॉन 25। ये मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या पूछा गया है, आर निकालो जब एफ 24 है, तो एफ की वैल्यू 24 पुट कर देंगे। पुट एफ इक्वल टू 24 इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो 24 इक्वल टू 32 अपॉन आर स्क्वायर। 24 इक्वल टू 32 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 24 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और अगले स्टेप में 24 डिवाइड हो जाएगा 32 से। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 अपॉन 24। आर निकालने के लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, या पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 32 अपॉन 24, 32 और 24 दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं ना। 4 6 24। अच्छा, और 4 8 32। अच्छा, मजीद कट रहे हैं। 2 4 8, 2 3 6। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 अपॉन 3। स्क्वायर रूट ले लूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 3। 4 का रूट 2 तो बाहर निकलता है, लेकिन 3 ऐसी रहेगा, तो 2 अपॉन रूट 3। अच्छा, इसे कर देंगे रैशनलाइज, यानी कि रूट 3 मुझे पसंद नहीं है डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, तो 2 अपॉन रूट 3 को कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 3। तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 रूट 3, और नीचे 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आर की वैल्यू आई है। ठीक है, लेट सी के आर की यही वैल्यू आई है कि नहीं आई है। एफ कितना है 32 अपॉन 25। जी, एफ आ गया 32 अपॉन 25, और आर की वैल्यू 5 आई है। नहीं सॉरी, ये रही, आर की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 आई है, यानी कि दोनों आंसर हमारे बिल्कुल ठीक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। द क्यूब रूट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का क्यूब रूट जो है वो वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ वाई के। अच्छा, डायरेक्टली या इनवर्सली यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अगर कुछ भी ना लिखा होता वो डायरेक्टली वेरी कर रहा होता, कभी भी इनवर्सली वेरी नहीं करेगा। यानी अगर मेंशन ना हो कि वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो वो डायरेक्टली ही वेरी कर रहा होता है। यानी कि जो क्यूब रूट ऑफ एक्स है वो वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ वाई से। इसे कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक्स का क्यूब रूट, तो एक्स का रूट और ये क्यूब रूट वेरी कर रहा है, किससे वेरी कर रहा है भाई, स्क्वायर ऑफ वाई से। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल टू वाई का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पुट करूंगा तो के आ जाएगा, और के की वैल्यू वापस वन पुट करूंगा तो एक्स और वाई की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, सही। x8 है y3 है, दोनों को पुट कर देते हैं, x8 और y3। पुट x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 3 इन अबव। क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 इक्वल टू के इंटू 3 का कितना होता है 9 होता है। तो 2 अपॉन 9 के के बराबर, तो के कितना आ गया 2 अपॉन 9। तो ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू को वापस कहाँ पुट कर देंगे 1 के अंदर, तो पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन वन क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 2/9 ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ए, जो कि एक्स और वाई की वैल्यू के बीच में कनेक्टिंग इक्वेशन है। अब जो भी रिक्वायर्ड था मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या रिक्वायर्ड है भाई, एक्स निकाले जब वाई 3/2 है, तो वाई की वैल्यू 3/2 को इक्वेशन ए में पुट करना है। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन ए। ठीक है भाई, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 2/9 इंटू वाई की जगह 3/2 का स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू ये 2/9, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कट गया, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स कितना आ गया मेरे पास, 1/2। मुझे एक्स निकालना है, एक्स का क्यूब रूट नहीं निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूबिंग कर दूंगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो एक्स के क्यूब रूट का क्यूब, जिस तरह स्क्वायर रूट में से स्क्वायर के रूट के साइन को हटाना हो तो स्क्वायरिंग करते हैं, तो क्यूब रूट के साइन को हटाना हो तो क्यूबिंग करते हैं। तो क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाता है, इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। अच्छा, नाउ एक्स इक्वल टू 1/8। अब ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। लेट्स सी आंसर यही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 x 1/8 आ गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। The force between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between their center। तो ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, F2 है और D3 है, इससे K निकल आएगा। बाद में मुझे D निकालना है जब F72 है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। क्या रिलेशन है कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब बुक में यहाँ पे वेरिएबल डी है, आर नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि हम लॉ के अंदर आर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बुक में गिवन है वेरिएबल उसी को फॉलो करेंगे। फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफ इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, वो अलग बात है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट जो होता है वो कैपिटल जी के बराबर आता है, लेकिन हम यहाँ पे मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा लॉ है। हमें खाली ये गिवन है कि ये एक वेरिएबल है, वो दूसरे दूसरे वेरिएबल के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, एफ और डी दोनों को पुट करेंगे तो के निकल आएगा। ठीक है भाई, F2 है, D3 है, पुट कर देते हैं। पुट F इक्वल टू 2 एंड D इक्वल टू 3 इन अबव। तो 2 इक्वल टू के अपॉन डी की जगह 3 का स्क्वायर। तो 2 इक्वल टू के अपॉन 9, 9 टू द 2 इंटू 9 इक्वल टू के। तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई 18। अब के की वैल्यू को वापस वन में पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, पुट अबव वैल्यू इन 1, पुट करते हैं। ठीक है भाई, तो एफ इक्वल टू 18/d²। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ए आ गई। अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है, लेट्स सी। डी निकालना, F72 है, तो एफ की वैल्यू 72 को पुट कर देंगे इक्वेशन ए के अंदर। पुट एफ इक्वल टू 72 इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो 72 इक्वल टू 18/d²।
डी स्क्वायर 18 से डिवाइड हो रहा है तो वहां पे 72 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 72 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर इक्वल टू 18। 72 डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 72 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, 18 अपॉन 72। अच्छा, 9 टू द 18 और 9 8 द 72, 2 1 द 2, 2 4 द 8। तो डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 1/4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। फिर अगले स्टेप में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो डी इक्वल टू 1/2। अच्छा, आमतौर पे जब भी रेडिकल साइन से कोई वैल्यू बाहर आएगी तो वो दो साइन लेके बाहर आती है, लेकिन 18.2 के अंदर हम खाली पॉजिटिव वाली वैल्यू को ही लिखेंगे। तो डी कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। डी 1/2 है, बिल्कुल 1/2 है। अब लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। पहले हम ले लेंगे नई विंडो, ये 9 सॉल्व, सॉरी, ठीक है, 8 और 9 दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, y वेरीज इनवर्सली एस x-5, यानी कि y x-5 के इनवर्सली वेरी कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, y जो है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है x-5 के, y इनवर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/x-5। कांस्टेंट के साइन के वो इस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k, तो y इक्वल टू k/x-5, ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, सही है। अच्छा, अब y6 है, x8 है, उससे k निकल आएगा। अभी बाद में y निकालना है जब x10 हो, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे k, y6 और x8, पुट y इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, इन अबव कर देते हैं। ठीक है, तो 6 इक्वल टू k/x-5, यानी कि 8-5, तो 6 इक्वल टू k/3, तो 6 इंटू 3 इक्वल टू k। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, k की वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू 18/x-5। तो ये मेरे पास y और x की इक्वेशन आ गई, इसे मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब क्या रिक्वायर्ड है भाई, y निकालो जब x 10 है, तो x की वैल्यू 10 को इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 10 इन अबव या फिर इक्वेशन में। ठीक है, तो y इक्वल टू 18/10-5, तो y इक्वल टू 18/5। तो ये मेरे पास क्या आ गई, y की वैल्यू 18/5। लेट्स सी, आंसर यही है, आंसर है y इक्वल टू 18/5। जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने 18.2 के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम 18.3 को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।